Hello everyone. Today I'll be discussing about a very important topic from the practice point of view, that is potency selection. Physician का मेन एम जो होता है that is restoration of the sick to health. तो इस प्रोसेस में, रेस्टोरेशन की प्रोसेस में जितना इम्पोर्टेंस एक रेमेडी का सिलेक्शन होता है, उसके साथ साथ पोटेंसी का सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ द सिक टू हेल्थ. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोटेंसी होती क्या है. तो पोटेंसी इज द पावर ऑफ द मेडिसिन जो कि अराउज या फिर एक्टिवेट होती है विद द हेल्प ऑफ द पोटेंटाइजेशन प्रोसेस. और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं फॉर द पोटेंसी सिलेक्शन. तो इसको देखते हैं. तो यहाँ पे जो पोटेंसी सिलेक्शन है वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, दैट इज़ कि ससेप्टिबिलिटी क्या है पेशेंट की, और दूसरा जो हम लोग मेडिसिन अप्लाई करेंगे उसका नेचर क्या है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी को डिस्कस करते हैं. तो ससेप्टिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कोई भी पोटेंसी जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे. तो मतलब इसका ये है कि अगर ससेप्टिबिलिटी हाई है तो हम लोग हाई पोटेंसी की मेडिसिन अप्लाई करेंगे, और अगर किसी पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी लो है तो उस केस में हम लोग लो पोटेंसी को अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी में कई सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि हमें गाइड करते हैं फॉर द पोटेंसी सिलेक्शन. तो विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट यहाँ पे जो फैक्टर्स आते हैं, सबसे पहले दैट इज़ एज, कि पेशेंट की एज क्या है. तो वी नो कि ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो यंग एज में जो है वो बहुत हाई होती है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे एज इंक्रीज होती है ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, क्योंकि एज बढ़ेगी तो ससेप्टिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन और टेम्परामेंट अगर देखें तो यहाँ पे आता है, अगर कोई भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा वो मेंटली बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पे उसको हाई पोटेंसी लगेगी क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई हो जाएगी. और फिर उसके बाद इन द सेम वे अगर कोई भी पर्सन है वो ओवर सेंसिटिव है या इडियोसिंक्रेटिक है तो उस केस में मीडियम पोटेंसी, क्योंकि ओवर सेंसिटिव है और इडियोसिंक्रेटिक है तो हम लोग उसे कोई भी पोटेंसी देंगे तो वो उसे ड्रग को प्रूव कर देता है, तो इसलिए हम लोग उसको मीडियम पोटेंसी प्रोवाइड करेंगे. और यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन है वो बहुत ही इडियट है और फिर उसके बाद वो बहुत ही डल है, स्लगिश है, तो उस केस में हम लोग उसको लो पोटेंसी देते हैं. इन द सेम वे अगर हैबिट, ऑक्यूपेशन और एनवायरनमेंट देखें तो अगर किसी की ऑक्यूपेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, मेंटल वर्क ज़्यादा है, जहाँ पर मेंटल एक्टिव है तो ससेप्टिबिलिटी हाई है तो हाई पोटेंसी. और अगर फिजिकल वर्क ज़्यादा है, किसी की ऑक्यूपेशन अगर ऐसी है बहुत ही लेबोरियस वर्क कर रहा है तो वहाँ पे उसकी ससेप्टिबिलिटी लो होगी और उससे लो पोटेंसी देंगे. इन द सेम वे अगर कोई पर्सन है उसकी हैबिट है कि वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, उसकी स्लीपिंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग हाई पोटेंसी ही देंगे. और अगर किसी के स्लीपिंग आवर्स कम हैं तो वहाँ पे हम लोग उसको लो पोटेंसी देंगे. तो दिस इज़ अबाउट द विद रिस्पेक्ट टू पेशेंट क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिम्टम्स के बेसिस पे हम कैसे पोटेंसी को सेलेक्ट करते हैं. तो यही देख लेते हैं सिम्टम के बेसिस पे. अगर हम लोगों ने मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और मेंटल पे ही अपना प्रिस्क्रिप्शन पूरा बेस्ड रखा है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे हाई पोटेंसी देते हैं. क्योंकि अगर किसी भी मेडिसिन के हमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिल रहे हैं और जो कि पेशेंट में हैं, अगर सारे मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स मिलते हैं देन उसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और हाई पोटेंसी देके हम लोग केस को ईजिली मैनेज कर सकते हैं. और अगर कहीं किसी केस में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, ये मेंटल के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं है ज़्यादा, तो उस केस में हम लोग लो पोटेंसी देते हैं या फिर मीडियम पोटेंसी देते हैं. यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जहाज, तो उनका भी एक कॉन्सेप्ट आता है. तो उन्होंने यही बताया था कि जो भी अगर पिक्यूलियर सिम्टम्स, मतलब ड्रग प्रूविंग से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को वो किया था एक्सट्रैक्ट, कि अगर हम लोग ड्रग प्रूविंग के टाइम में अगर हाई पोटेंसी देते हैं तब वहाँ पे जाकर के बहुत से मेंटल सिम्टम्स जो कि पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तब वो शो होते हैं. तो अगर उसी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस में अप्लाई करें तो अगर किसी भी पेशेंट में हमें मेंटल बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक और पिक्यूलियर मिल रहे हैं तो उस केस में हम लोग हाई पोटेंसी दे सकते हैं. बट अगर हम लोगों को कॉमन सिम्टम्स मिल रहे हैं, ज़्यादा पिक्यूलियर सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, तब हम लोग वहाँ पे लो पोटेंसी को अप्लाई करेंगे. तो यही उन्होंने बताया था जहाज कॉन्सेप्ट ने. अब उसके बाद हम लोग देखते हैं डिजीज़ क्या कैसे हमें गाइड करता है हमारे पोटेंसी सिलेक्शन में. तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें एक्यूट डिजीज़ में वी नो कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो एक्यूट डिजीज़ में बहुत ही हाई होती है. तो अगर हाई ससेप्टिबिलिटी है तो हाई पोटेंसी देंगे हम लोग, तो एक्यूट केस में हाई पोटेंसी. अब इसके बाद आता है
एक्यूट क्राइसिस इन क्रॉनिक, तो मतलब क्रॉनिक डिजीज ऑलरेडी एक चल रहा था, उसकी ट्रीटमेंट आपसे चल रही थी और उस बीच में एक एक्यूट क्राइसिस आ गई है। तो एक्यूट क्राइसिस अगर क्रॉनिक डिजीज में आ गई है तो वहाँ पे हम लोग या तो लो पोटेंसी देंगे या फिर मीडियम पोटेंसी देंगे। यहाँ पे हाई पोटेंसी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वाइटल फोर्स पे इसका बहुत ही इफेक्ट आ जाता है अगर हाई पोटेंसी दे तो, और ऑलरेडी पर्सन जो है वो क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहा होता है, तो इसीलिए हम लोग मीडियम या फिर लो पोटेंसी दे करके उस केस को किसी तरह मैनेज करते हैं। फिर इसके बाद आता है क्रॉनिक केस। क्रॉनिक केस में कई सारे कंडीशंस आते हैं, जैसे कि अगर क्रॉनिक केस में कोई भी ऑर्गेनिक चेंज नहीं आया है, अभी उतनी पैथोलॉजी एडवांस नहीं हुई है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 200 पोटेंसी से इसको स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्टर एलिजाबेथ का कॉन्सेप्ट है कि अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आए तो 200% पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं एंड फिर ग्रेजुअली पोटेंसी इंक्रीज करते जाते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस अगर प्रेजेंट है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे लो पोटेंसी देते हैं। अब यहाँ पे अगर क्रॉनिक में एक्यूट डिजीज आ गई है, अगर एक्यूट डिजीज उतनी सिवियर नहीं है तो हम लोग प्लेसिबो दे देते हैं और फिर पेशेंट जो है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। बट अगर वो जो है वो सिवियर है तब उस केस में हम लोग 30 या 200 पोटेंसी देते हैं और उसको फिर एंटीडोट करते हैं हम लोग, जो हम लोग ने मेडिसिन दी है क्रॉनिक में। अगर क्रॉनिक डिजीज जो बहुत ही ज़्यादा सिवियर हो गई है तो उस केस में हम लोग उसको हाई डोज देते हैं और हाई डोज करके उसको कम्प्लीटली एंटीडोट कर देते हैं जो भी हमारी क्रॉनिक मेडिसिन चल रही थी, और फिर उसके बाद फिर से केस को रीटेक करते हैं और फिर से केस को कंसिडर करके फिर हम फिर से उसकी मेडिसिन को देते हैं क्रॉनिक केस में। ये तो नेचर हो गया कि डिजीज का नेचर किस तरह से है। अब उसके बाद इंटेंसिटी होती है। अब अगर इंटेंसिटी अगर देखें तो अगर बहुत ही हाई इंटेंसिटी की डिजीज है और रैपिडली फेटल डिजीज कोई डेवलप हो गई है पेशेंट में, तो उस केस में हम लोग मटीरियल डोज देते हैं, या तो मटीरियल देंगे या तो लो डोज देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ससेप्टेबिलिटी जो है पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा लो हो गई है, तो इस वजह से हम लोग मटीरियल या फिर लो डोज दे करके उसको कंट्रोल करते हैं। अब उसके बाद सीट ऑफ डिजीज अगर देखें, एक फैक्टर सीट ऑफ डिजीज भी आता है कि डिजीज कहाँ पर डेवलप हुई है। इंपॉर्टेंट विसरा अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग मटीरियल डोज दे करके कंडीशन को मैनेज करते हैं। ये 279 एफोरिज्म में हैनिमन सर ने ऑर्गेनॉन में डिस्क्राइब किया है। अब एक और चीज आती है डिजीज में, दैट इज ड्यूरेशन और या फिर स्टेज क्या है उस डिजीज का। तो अगर वो बहुत ही इनक्यूरेबल डिजीज है तो इनक्यूरेबल डिजीज के कंडीशन में हम लोग लो पोटेंसी देते हैं और लो पोटेंसी से फिर उस केस को मैनेज करते हैं। अगर टर्मिनल डिजीज में आती है तो वहाँ पे हम लोग हाई पोटेंसी की मेडिसिन देते हैं, उस हाई पोटेंसी से यूथनेशिया इंड्यूस कराते हैं जिससे कि उस पेशेंट की ग्रेजुअली डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी डिजीज जो है वो टर्मिनल में आ चुकी है। अब उसके बाद मेडिसिन में देखें तो अगर मेडिसिन में नोसोड हम लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी पेशेंट में, तो नोसोड जो है वो हाई पोटेंसी में जाती है। और अगर कोई भी मेडिसिन है वो क्रूड फॉर्म में वो बहुत ही एक्टिव है, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, तो ये सारी मेडिसिन जो है वो बहुत ही एक्टिव होती हैं इन देयर क्रूड एज वेल, तो उस केस में हम लोग इसको 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करना इज अ सेफ थिंग। अब यहाँ पे डॉक्टर ई एम हिल सर का एक कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई भी पेशेंट है वो अगर हम लोग मेडिसिन अगर जो प्रिस्क्राइब हो रही है उसमें और वो पेशेंट जो है उस मेडिसिन के प्राइमरी स्टेट में है अगर, तो उस केस में हम लोग हाई पोटेंसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि डिजीज अभी डेवलप हुई नहीं है, वो अभी प्रोग्रेस में ही है, तो उस केस में हम लोग हाई पोटेंसी देते हैं जिससे कि उसका इफेक्ट बहुत ही रैपिडली आ सके। बट अगर डिजीज जो है वो सेकेंडरी स्टेट में आ गई है, मेडिसिन के जो सेकेंडरी एक्शंस होते हैं वो उस पेशेंट में शो होने लगे हैं, दैट इज डिजीज जो है वो फर्दर डेवलप हो चुकी है, तो उस केस में हम लोग लो पोटेंसी देते हैं। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि अगर कैलकेरिया कार्ब है, अब अगर कोई भी पेशेंट आया है वो बताता है कि मैंने दूध पिया था फिर उसके बाद मुझे डायरिया सेट इन हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट है वो उसके प्राइमरी एक्शन पे ही है, मतलब मेडिसिन जो है वो अपनी प्राइमरी एक्शन पे है, तो यहाँ पे हम लोग उसको हाई पोटेंसी में उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे कि डिजीज फर्दर प्रोग्रेस ना हो, वहीं पे रुक जाए और मैनेज हो जाए। वेराज अगर कोई पेशेंट आता है वो बताता है कि पहले तो मुझे डायरिया हुआ था लेकिन मैंने मेडिसिन खा ली कुछ, लेकिन अब उसके बाद मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो अब यहाँ पे जो है वो मेडिसिन के सेकेंडरी एक्शन में आ चुका है, अब उसके सेकेंडरी डेवलप हो चुके हैं, डिजीज जो है वो डेवलप हो चुकी है तभी वो कॉन्स्टिपेशन में है, तो उस केस में हम लोग उसको लो पोटेंसी देते हैं। तो ये डॉक्टर ई एम हिल्स का कॉन्सेप्ट है। और ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो है वो कई सारे ड्रग्स करके आता है ऑलरेडी, वो एलोपैथिक या होम्योपैथिक कोई भी
फॉर्म के वो मेडिसिन बहुत सारी खुद से लेके आता है या कहीं से भी प्रिस्क्राइब करके वो ऑलरेडी खा के आता है आपके पास। तो उस केस में हम लोग हमेशा सबसे पहले हाई डोज देते हैं, हाई डोज देके हम उसको एंटीडोट करते हैं, फिर उसके बाद केस लेकर के फिर उसका स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द concept of the potency selection. If you have any doubt, do comment below. Also like, share and subscribe to this channel. Thank you.